हेलो गाइस, आई एम सपना कालरा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एज यू नो गाइस, दिस इज सेकंड वीडियो। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने देखा था कि क्या होती है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उसका मीनिंग क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, कॉस्ट कितने टाइप्स की होती है, क्या क्या फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करते हैं, सोर्सेज क्या है फाइनेंशियल और कैपिटल के। तो ये सब हम ऑलरेडी मैं एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें हमने ये सब टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारी कॉस्ट थी, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, एक होती है स्पेसिफिक कॉस्ट। स्पेसिफिक कॉस्ट क्या होती है? जो हमारा एक पर्टिकुलर सोर्स है उसकी जो कॉस्ट है दैट इज स्पेसिफिक कॉस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज की, कि जो सोर्सेज हमने देखे थे उनकी कॉस्ट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डिबेंचर। Cost of debenture which are not redeemed by the issuer of the debenture is known as irredeemable debenture। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारे डिबेंचर हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं क्या, इरिडीमेबल, और एक होते हैं क्या, रिडीमेबल। रिडीमेबल क्या होते हैं? जिसकी हमने पेमेंट करनी है, फुल अमाउंट जो हमने ली है वो हमने रिटर्न करनी है। रिडीम मीन्स रिडीम करना है उनको। और इरिडीमेबल क्या होते हैं? जिनका कोई रिडम्पशन नहीं करनी है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। ये नहीं है कि करनी नहीं है, मतलब कि लाइफ टाइम में नहीं करनी है, जब कंपनी बाउंड अप होगी तब हम बात करेंगे। लेकिन एक्चुअल में ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। उनका पीरियड फिक्स होता है, वैसे मैक्सिमम हो सकता है 20 ईयर के लिए हो, बट कैसे कैलकुलेट करते हैं हम वैल्यू, वो हम देखने वाले हैं। अगर हमें बात करनी हो कॉस्ट ऑफ इरिन्यूएबल डिबेंचर की, देखो गाइस, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हम डिबेंचर की बात कर रहे हैं उसमें हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। इंटरेस्ट कैसे देते हैं? अब मान लो मैंने आपसे 100 रुपए लिया, ठीक है, तो आप मुझसे क्या लोगे? अगर उधार लिया ऐसे ही आपने, तो क्या लोगे? इंटरेस्ट लोगे, ठीक है। इंटरेस्ट लिया आपने, इस पे क्या लोगे आप? इंटरेस्ट लोगे। तो इंटरेस्ट क्या है? वैसे देखा जाए वही कॉस्ट होनी चाहिए, लेकिन हम इसमें फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं? आई, दैट इज इंटरेस्ट, डिवाइड बाय एनपी। एनपी मीन्स नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड क्यों लगाया? देखो गाइस, आपको पता होना चाहिए कि फॉर्मूला बन कैसे रहा है। इंटरेस्ट दे रहे हैं वो तो आपको समझ आ रहा है। इंटरेस्ट किस चीज में दे रहे हो? इंटरेस्ट दे रहे हो जितना हमने पैसा लिया है, जितनी नेट प्रोसीड्स और डिवेंचर, या फिर हम कह सकते हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस है उसकी देंगे हम। अब हम इसके साथ ये चीज तो सिंपल है, आपको समझ आ गई कि भाई हमने इंटरेस्ट देना है। जैसे मैंने आपको कहा कि 100 रुपए लिए हैं, आपने कहा 10% इंटरेस्ट है, ठीक है, तो वो 10% क्या होगी? मेरी कॉस्ट होगी। अब इसमें क्या होगी हमारी कॉस्ट? 10 रुपए। लेकिन साथ में हम इसमें करते हैं 1 - टी। कि 1 - टी क्यों किया, इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाती हूँ। देखो, सपोज हमारे पास दो कंपनीज हैं, नंबर 1 इज एक्स, नंबर 2 इज वाई। अब जो एक्स कंपनी है उसके प्रॉफिट होते हैं बिफोर इंटरेस्ट 110, ऐसे ही वाई कंपनी है उसके कितने हैं? 110। अब जो एक्स कंपनी है उसने डिबेंचर ले रखे हैं कोई फिक्स, जिसकी इंटरेस्ट रेट है। डिबेंचर की रेट क्या होती है? फिक्स होती है, वो आपको पे करना होता है क्योंकि वो आपके एक तरीके के एक्सपेंसेस होते हैं। तो आपने इंटरेस्ट दिया, उसका इंटरेस्ट था 10 रुपीज, 10 रुपीज आ गया इंटरेस्ट। अब यहाँ से 10 रुपीज लेस हो जाएंगे, हमारे पास कितने बचे? 100। लेकिन अगर वाई कंपनी की बात करें, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं देना तो कोई लेस नहीं होगा, सीधा इसका प्रॉफिट कितना रहेगा? 110 ही रहेगा। उसके बाद हमें क्या देना होता है? टैक्स। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, उसके बाद हमें क्या देना है? टैक्स। टैक्स हम कैलकुलेट करेंगे क्या? जितनी अमाउंट बच जाती है हमारी, जितनी इनकम बच जाती है उसी पे तो हम टैक्स देते हैं। तो हमारे 100 रुपए पे 40% टैक्स रेट थी, 40 रुपीज आ गया टैक्स। और अगर हम वाई कंपनी की बात करें तो 110 पे 40% आया हमारा टैक्स, कितना? 44 रुपीज। उसके बाद जब हमने ये टैक्स लेस कर दिया, हमारे पास वैल्यू कितनी आई? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना बचा? एक्स कंपनी का बचा 60 रुपीज और वाई कंपनी का बचा कितना? 66 रुपीज। अब देखो, यहाँ पे सिर्फ चेंज किस चीज का था? प्रॉफिट हमारा सेम था, सिर्फ चेंज था हमारा इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट की वजह से इसके कितना फायदा ज्यादा हो रहा है? इसको 6 रुपीज ज्यादा हो रहा है। वैसे देखा जाए तो आपको ये कहना चाहिए था कि इसका 10 रुपए ज्यादा प्रॉफिट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये 10 रुपए इसकी एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं क्योंकि इससे इंटरेस्ट दे रहा है। लेकिन एक्चुअल में कितना आया? एक्चुअल में कितना प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है? 6 रुपीज। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे ये हो रहा है अल्टीमेटली टैक्स की वजह से। क्यों? क्योंकि जो डिबेंचर होते हैं जिन पे फिक्स रेट होती है ना इंटरेस्ट की, वहां पे हमें क्या होता है कि जो हमारी इनकम टैक्स है उसकी बचत हो जाती है हमारी। देखो गाइज, आप देख सकते हो कि यहाँ पे 60 रुपीज प्रॉफिट हो रहा है और यहाँ पे 66 हो रहा है। वैसे देखा जाए तो यहाँ पे 70 रुपीज होना चाहिए था अगर नॉर्मल हम देखते हैं तो, लेकिन टैक्स के बेनिफिट की वजह से हो रहा है यहाँ पे। देखो वैसे देखा जाए 10 रुपए का डिफरेंस दिख रहा है आपको यहाँ पे खर्चों में, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट अल्टीमेटली कितना ज्यादा हो रहा है इसका। प्रॉफिट भी तो होना चाहिए था 10 रुपए ज्यादा, लेकिन कितना हुआ 6 रुपए ज्यादा हुआ। क्यों? क्योंकि ड्यू टू एडवांटेज ऑफ टैक्स बेनिफिट, यहाँ पे टैक्स का बेनिफिट हो जाता है हमारा। क्यों? क्योंकि जो हमारा टैक्स लगता है वो हमारा इंटरेस्ट लेस करके जो अमाउंट आई उस पे लगा टैक्स। ठीक है, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे 1 - t करते हैं। 1 - t मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा 1 मीन्स टोटल, t यहाँ पे क्या होगी टैक्स रेट, जो टैक्स रेट लगाई है हमने। ओके, तो ये छोटी सी चीज है वैसे, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपको याद रखने की नीड नहीं पड़ेगी इसे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर की ही हम बात कर रहे हैं, उसमें हमने इरिडीमेबल की बात की थी, अब हम बात कर रहे हैं रिडीमेबल डिबेंचर की। रिडीमेबल डिबेंचर की हम कॉस्ट कैसे निकालते हैं? सेम रहेगा आपका क्या, इंटरेस्ट 1 - t का रीजन मैं आपको बता चुकी हूँ, प्लस हम करते हैं, अब देखो रिडीम करनी है उसकी वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, रिडीमेबल वैल्यू माइनस जो नेट प्रोसीड है वो डिवाइड बाय एन। एन क्या क्या आपको नंबर ऑफ ईयर, कितने सालों में आपको रिडम्पशन करनी है वो आप सोच के चल रहे हो, देख के चल रहे हो। रिडीमेबल वैल्यू में से हमने ये वैल्यू क्यों लेस की, क्योंकि कई बार क्या होता है कि अगर मैंने आपसे लिया 100 रुपए, आप कहते हो कि इंटरेस्ट तो आपको देना ही देना है, प्लस ये नहीं है कि आप मुझे 100 रुपये वापस दो, आपने मुझे कहा कि 105 रुपये वापस लूंगा, ठीक है, मैंने कहा कोई बात नहीं ले लेना, ठीक है, तो वो आपने मुझे नेट प्रोसीड कितना हुआ 100 रुपीज, लेकिन रिडीमेबल वैल्यू कितनी है 105। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, ये दिखाना है कि रिडीमेबल वैल्यू कितनी है, वो माइनस करेंगे नेट प्रोसीड कितना हुआ, डिवाइड करेंगे एन से। एन मीन्स क्या, नंबर ऑफ ईयर, कितने ईयर्स में आपको पेमेंट करनी है। इस पूरे को हम डिवाइड कर देंगे रिडीम एवरेज, जो हमारा एवरेज आएगा ना, एवरेज कैसे निकालेंगे, रिडीमेबल वैल्यू प्लस जो नेट प्रोसीड है हमारी वो डिवाइड बाय 2। ओके, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं। हमने देख लिया कि डिबेंचर की कॉस्ट हमने कैसे निकाले, अब हम बात करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स की। सेकंड सोर्स हमारा क्या था, फर्स्ट था डिवेंचर जिसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, सेकंड इज प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर में हम क्या देखते हैं, हम देखते हैं इसमें भी 2 टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल, इसमें भी सेम वही केस है। नॉर्मली ऐसा बहुत कम चांसेस होंगे कि जिसमें आपको इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर देखने को मिलेंगे, लेकिन हम उसकी कैलकुलेट कैसे करेंगे वैल्यू वो आपको पता होना चाहिए। कैसे करेंगे, सेम होता है। देखो गाइज, उसमें क्या होता था, इसमें भी आपको ये तो पता होगा कि इंटरेस्ट रेट उसमें फिक्स होती थी डिवेंचर में, ऐसे ही यहाँ पे क्या है, रेट तो फिक्स होती है, लेकिन किस चीज की फिक्स होती है, यहाँ पे डिविडेंड की फिक्स होती है। तो यहाँ पे डिविडेंड फिक्स है, तो हम क्या करेंगे, प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय किस पे। अब देखो गाइज, नीचे हम किस पे करेंगे, अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव, जितनी अमाउंट रिसीव हुई उसी पे तो देंगे ना। अब देखो गाइज, ये तो सिंपल सी बात है, अगर मैंने आपसे 100 रुपए लिए हैं, ठीक है, तो मैं आपको 100 रुपए पे दूंगी ना इंटरेस्ट, किसी और पे तो नहीं दूंगी। ये तो नहीं कहूंगी कि लो 200 रुपए ले लो, नहीं, जितना लिया है, जितनी अमाउंट हमें मिली है हम उसी पे देते हैं। नॉर्मली वैसे देखा जाए तो हम कहेंगे कि फेस वैल्यू पे हम क्या देते हैं, इंटरेस्ट और डिविडेंड पे करते हैं हम। सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि हम कौन सी वैल्यू पे लेते हैं, किस पे कैलकुलेट करते हैं, फेस वैल्यू पे। जो अमाउंट हमें यहाँ रिसीव हुई हमने वही लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। देखो प्रेफरेंस में एक और चीज का डिफरेंस होता है क्या, कि हमें यहाँ पे टैक्स की जो एडवांटेज वहां मिल रही थी वो हमें यहाँ नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि एक डिविडेंड है, डिविडेंड में ऐसा कुछ एडवांटेज हमें नहीं मिलने वाले। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो कि क्या है, रिडीमेबल है। इसमें भी सेम वही फॉर्मूला रहेगा जैसे कि हमारा कॉस्ट ऑफ डिबेंचर में था। वहां पे इंटरेस्ट था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिविडेंड आ जाएगा कि हम कितना एनुअल डिविडेंड दे रहे हैं। अब वही आरवी जो हमारी क्या थी, रिडम्पशन वैल्यू क्या है, माइनस नेट प्रोसीड कितना हुआ डिवाइड बाय एन, कितने सालों में हमें रिडम्पशन करनी है। हम वही देखते हैं ना कि रिडम्पशन कितने टाइम में करनी है, वो देख के चलेंगे हम, और डिवाइड कर देंगे इस पूरे को किससे, एवरेज से। एवरेज कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे गाइस एक चीज ध्यान रखना आप, कि क्या यहाँ पे
टैक्स का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। सिंपल सी बात है कि इंटरेस्ट पे मिलती है टैक्स की एडवांटेज, यहाँ कोई आपको टैक्स की एडवांटेज नहीं मिलने वाली। तो अगर आपको ऑप्शन में कोई ऐसा ऑप्शन दिखे जिसमें 1 माइनस टीलर रखा हो तो वो आपका गलत होगा, उसे कंसीडर मत करना। अब देखो गाइज, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर की। हम दो सोर्सेस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इक्विटी शेयर। देखो गाइस, उनमें तो सिंपल था कि उनकी रेट फिक्स थी तो हमने कैलकुलेट कर लिया था। अब बात आती है इक्विटी शेयर, इसमें तो कोई फिक्स नहीं होता। इसमें कुछ ऐसा भी नहीं है कि आपको इतने रुपए देने ही देने हैं या किस रेट से देने हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो इसीलिए इसके भी हम, लेकिन ये भी नहीं है कि इनकी कोई कॉस्ट ही नहीं होती। कई कहते हैं कि इनकी कोई कॉस्ट ही नहीं होती, बट ऐसा नहीं होता इन रियलिटी। आप कहीं पैसा ऐसी जगह लगाओगे कि आपको ये लगे कि कोई बात नहीं, कुछ नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, ऐसा तो कोई नहीं करता। आपकी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन होंगी जिसके लिए आप पैसा लगाओगे, ठीक है। आप रिस्क वहां बेयर कर रहे हो तो किस लिए कर रहे हो कि आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिले। तो यहाँ पे हम पहले जैसे हम बात कर चुके हैं कि इक्विटी शेयर कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है, एक्सपेक्टेड वैल्यू, कि कितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। मैंने कहा कि ठीक है, मैंने 100 रुपए लगाए तो 10 रुपए तो मुझे मिलने चाहिए, दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गए हमारे यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमारे अलग अलग मेथड्स हैं जिनकी हम बात करते हैं। फर्स्टली हम डिस्कस करने वाले हैं डिविडेंड यील्ड मेथड और डिविडेंड और प्राइस रेशो मेथड। इसमें क्या है, इसमें हम सिंपल कुछ नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ इक्विटी के लिए हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड कितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड करेंगे किससे, करंट मार्केट प्राइस, कि उसका मार्केट प्राइस करंट क्या है। ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि नीचे हम किससे करते हैं कि जितना प्राइस है उसी पे तो हम ये पैसा अर्न कर रहे हैं, ठीक है। तो वही तो कॉस्ट आएगी। जैसे मैंने आपको कहा कि उसने मेरे से 10 रुपए ले लिए, मैंने उसे 100 रुपए लिए थे 1 साल के लिए, अब वो मुझे कहता है कि 10 रुपए दे दो ब्याज में। अब आपको पता चलाना है कि रेट क्या है। आप कहोगे भैया उसने तो 10% ले लिया तुझसे, कैसे पता चला आपको। 10 डिवाइड बाई 100, 100 मीन्स टोटल मैंने जितना लिया था वो, उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 100 से, परसेंटेज में कैलकुलेट करने के लिए। तो इससे हमारी रेट क्या होगी, 10% आ गई। पता कैसे चला, ये सिंपल वैल्यू थी तो आपको एग्जैक्ट ऐसे ही पता चला जाओ। ऐसे ही निकालना कैसे है ये आपको फॉर्मूला यहाँ से पता चल जाओ। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेक्टेड डिविडेंड डिवाइड बाय करंट मार्केट प्राइस। अब नेक्स्ट इसका मेथड है क्या, डिविडेंड यील्ड प्लस ग्रोथ इन डिविडेंड मेथड। हम इसमें क्या कंसीडर करते हैं, ग्रोथ भी। अब देखो, अगर मान लो आप कहीं पैसा लगा रहे हो और अपने बिजनेस में ऐसे लगाते हो, आप क्या यही चाहोगे कि मैं महीने के 1 लाख ही अर्न करता रहूं, नहीं। कहोगे भाई 1 लाख ठीक है अर्न करूं प्लस ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। कहीं भी आप कंपनी में जॉब करने गए, अगर मान लो आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिल रही है 50,000, आप क्या कहोगे, ठीक है 50,000 मिल रही है, आगे ग्रो करते रहेंगे, ग्रोथ तो देखोगे ही, ठीक है। तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, ग्रोथ को कंसीडर कर रहे हैं, ग्रोथ को कंसीडर करेंगे। when the dividend of the firm are expected to grow at a constant rate and the dividend payout ratio is constant, this method may be used to compute the cost of equity capital. according to this method the cost of equity हम कैसे निकालते हैं, हमने क्या करना है, जो हमारा डिविडेंड है, एक्सपेक्टेड डिविडेंड है, उसको हम डिवाइड करते हैं, किससे करेंगे डिवाइड, हम इसको हम डिवाइड करेंगे जो हमारा प्राइस है, प्लस में हम क्या कर देंगे, ग्रोथ। कुछ नहीं करना, सेम वही है, बस इसमें ग्रोथ ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं अर्निंग यील्ड मेथड। नेक्स्ट मेथड क्या है, अर्निंग यील्ड मेथड। इस मेथड में क्या होता है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, उस पे अर्निंग प्राइस रेशियो क्या है। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज द डिस्काउंट रेट। क्या है यहाँ पे, ये डिस्काउंट रेट दैट इक्वेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर अर्निंग पर शेयर विद द नेट प्रोसीड। अब देखो किसकी हम देखते किस पे हैं, नेट प्रोसीड पे ही देखेंगे। ये चीज तो आपको अब तक समझ आ गई होगी कि जो हम कोई भी चीज एक्सपेक्ट कर रहे हैं या इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं, एज पर शेयर, किस पे, विद द नेट प्रोसीड। तो यहाँ पे क्या आ गया, अर्निंग पर शेयर, कितना आप अर्न कर रहे हो एक शेयर पे, डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स, कितना आपको उससे मिला है, कि जो कितने का शेयर था हम वो देखते हैं। लेकिन ये क्या है, ये न्यू फॉर्म के लिए। अगर मान लो आपकी कोई एग्जिस्टिंग कैपिटल है, ये न्यू कैपिटल के लिए है कि भाई हमें कितना नेट प्रोसीड हुआ, हमने उस पर देख लिया। मैंने कहा अगर आपने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं और उस पर 10 रुपए लिया है ब्याज, तो मैं कहूंगी 10%। ऐसे ही अगर मान लो एग्जिस्टिंग कैपिटल है तो वहां पे नेट प्रोसीड मिला तो अभी कुछ नहीं है, तो लेकिन पहले मिल चुका है ना, तो मीन्स हम क्या देखेंगे, उसका मार्केट प्राइस लिख देंगे वहां पे, सिंपल। तो हमने क्या किया,
अर्निंग पर शेयर डिवाइड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. Next method is realized yield method. In the realized yield approach, an investor expects to earn the same amount of dividend which the organization has paid in past few years. यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो realize करना चाहता है जो हमने past कुछ years में हमने क्या किया है realize किया. In this approach, growth in dividend is not considered. इसमें हम growth consider नहीं करते हैं as a major factor for deciding the cost of capital. इसमें मेन चीज क्या होती है realized yield method में realized yield is equivalent to the a reinvestment opportunity rate for the shareholder. यहाँ पे क्या है कि आप अगर वो पैसा कहीं पे इन्वेस्ट करते हो तो आपको क्या अपॉर्चुनिटी मिल रही है, अब वो रेट देख रहे हो. ओके, आपको वहां पे रेट क्या मिल रही है उसके अकॉर्डिंग आप देखोगे कि रियलाइज कितना कर पा रहे हो. इसी को हम बोलते हैं क्या रियलाइज यील्ड मेथड. अब हमने पढ़ लिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी हमने रेट कर लिया. अब नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग. फोर्थ सोर्स हमारा क्या था रिटेन अर्निंग. वैसे देखा जाए तो क्या कहते हैं कि रिटेन अर्निंग की कोई कॉस्ट नहीं होती, ऐसा माना जाता है, बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में क्या ऐसा है नहीं है. अगर मान लो हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी में क्या पढ़ा था, मैं आपको क्या कहती थी कि 100 रुपए हैं, अगर आप क्या चाहोगे कि आज ही मिल जाए, लेकिन कल लेने के लिए रेडी हो जाओगे, कब हो जाओगे अगर मैं उस पर कुछ आपको एक्स्ट्रा दे रही होंगी तो तभी तो आप मेरे पास रखोगे, नहीं तो क्यों रखोगे, आप कहोगे अभी दे दो, हम कहीं इन्वेस्ट कर देंगे, इंटरेस्ट तो अर्न कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसी का रिलेशन है कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग से. हाउ कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग मे बी कंसिडर्ड एज द रेट ऑफ रिटर्न. ये भी क्या होती है रेट ऑफ रिटर्न which the existing shareholder can obtain by investing the after tax dividend in alternative opportunity of equal qualities. हम क्या करेंगे वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर सकते हैं, हमारे पास अपॉर्चुनिटी थी. इसी वजह से क्या हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डिविडेंड फॉरगॉन बाय द शेयरहोल्डर. ये क्या होगी एक तरह से कॉस्ट, कैसे हम कैलकुलेट करेंगे कि जो वो अपॉर्चुनिटी उन्होंने फॉरगॉन की है तो वही उनकी एक्सपेक्टेशन हो जाएंगे, भाई इतना तो मिलना चाहिए था, भाई मुझे वहां 10% मिल रहा था, यहाँ से भी तो मिलना चाहिए 10%, आप बोलते हो ना. तो ये क्या है आपकी, ये कॉस्ट होगी रिटेन अर्निंग की. कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग हम कंप्यूट कैसे करते हैं, देखो गाइस सिंपल सी बात है, जो रिटेन अर्निंग होती है वो पैसा कहाँ से आता है, जो हमारे इक्विटी शेयरहोल्डर होते हैं हम वो जो प्रॉफिट होता है वो क्या करते हैं वो डिस्ट्रीब्यूट ना करके हम अपनी फर्म में ही रख लेते हैं. ठीक है, जिससे हम क्या बोलते थे रिटेन अर्निंग. अब जो ये रिटेन अर्निंग रखी है तो जो इक्विटी शेयरहोल्डर को क्या चाहेंगे कि जैसे उन्हें अपने जो पैसा लगाया उस पर मिले डिविडेंड, और जो उन्होंने पैसा वहां छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, जो डिविडेंड का पैसा छोड़ा है उस पर भी क्या उन्हें मिले रिटर्न मिले. तो जैसे उनकी एक्सपेक्टेशन क्या है शेयर से है, शेयर के प्राइस है, वैसे ही जो उन्होंने पैसा रिटेन करने में लगाया है उससे भी होंगे. तो सेम हम इसको कैलकुलेट करेंगे जैसे हम इक्विटी शेयर्स की कैलकुलेशन करते थे. ओके, थैंक यू सो मच गाइस. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, और अपने जो भी व्यूज हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, और चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना. थैंक यू सो मच.